आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति और आज पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए बना रखा है। यदि आपने पार्ट 1 के वीडियोस को नहीं देखा तो पार्ट 1 के वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 2 के वीडियोस समझ में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले पार्ट के वीडियोस के बारे में बताने से पहले मैं आपको पार्ट 1 में बताए गए चीजों के बारे में बताता हूँ, जिसमें मैंने आपको फ्रांस के क्रांति के दौरान जो समाज का विभाजन हुआ था 3 भागों में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इनके बारे में कल हमने आपको बताया था। तो इसमें इसमें हमने आपको वो सारी चीजें बता दी थी जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे हमने आपको टाइड और टाइल के बारे में बताया था। इसके आगे हमने आपको लुई सोलवा जो उस समय का राजा था 1774 ईस्वी में, जो बुर्बो वंश का था, इसके बारे में विस्तार से बताया था। हमने आपको मतदान के बारे में भी बताया था, मतलब कि वोट देने के बारे में कि जनता जैसे अपने प्रतिनिधि को चुनता है तो उसमें फ्रांस के अंदर कैसा मतदान प्रक्रिया होता था, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण के बारे में बताया था कि किन कारणों से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी बताया था और निर्वाह संकट क्या था, इन सभी चीजों को हमने आपको पहले पार्ट में समझा रखा है। मध्य वर्ग के बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि मध्य वर्ग का कैसे जन्म हुआ, उदय हुआ। और पहले पार्ट में हमने क्रांति की शुरुआत के बारे में भी बात कर लिया था कि कैसे फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब हम आगे जो है आज पार्ट 2 में फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। छोटे-छोटे पार्ट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने और समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार लॉन्ग वीडियो को बहुत देर तक कंटिन्यू आँख लगा के मोबाइल देख के समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे-छोटे पार्ट में आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। तो दूसरे पार्ट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहता है फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र, मतलब कि जो वहां पे राजा का शासन था उसमें किस प्रकार के नियम और कानून हुआ करते थे, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए 20 जून 1789 को वे लोग बरसाए के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। कब? 20 जून को, 20 जून 1789 को याद रखिएगा। बरसाए के एक टेनिस कोर्ट, टेनिस एक गेम है, आप लोगों को पता होगा। टेनिस कोर्ट में वहां पे इकट्ठा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तीसरे जो लोग थे तीसरे स्टेट के, उन्हीं के लोग ने कहा जमा हुए, वो हो गए वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में और खुद को एक नेशनल असेंबली बना दिया, मतलब अपना एक खुद का राजनीतिक पार्टी घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई सोल्वे ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया। देखिए अब यहाँ पे लुई सोल्वे के साथ क्या हुआ, बहुत बड़ी घटना हो गई। बेचारा फंस गया जब उसने देखा कि उसके विद्रोह में आम जनता खड़ा हो गया है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। अब बेचारा विवश हो गया, डर गया, घबरा गया और उसने कहा कि ठीक है भैया, नेशनल असेंबली को हम राजनीतिक पार्टी का महत्व दे देते हैं, आज से आप लोग की शक्ति बढ़ा दी जाएगी। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के आदेश पारित कर दिए। देखिए 4 अगस्त 1789 को रात में क्या हुआ, असेंबली जो नेशनल असेंबली को मान्यता प्राप्त हुआ, उसने जितने भी बंधन थे, सामंती व्यवस्था थे, उन सभी को समाप्त कर दिया। उन्मूलन मतलब उनसे निकलना। और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। मतलब राजा तो है लेकिन वह भी अब संविधान के माध्यम से चलेगा। नीति नियम पूरे देश और राज्य के लिए समान हो गए थे। इसी को ही हम फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी थी। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर नेशनल असेंबली बनाया गया और लुई सोल्वे ने उसे मान्यता दे दी है, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसके काम क्या थे? अगर नेशनल असेंबली एक पार्टी की तरह से बन के उभर रहा था तो इसके क्या काम थे? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतलब जो भी राजा का शक्ति था उस पे अंकुश लगाना। अब राजा अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता था, फालतू के नियम कानून नहीं बना सकता था। जैसे कि आपने देखा कि पूरे राज्य को 3 भागों में बांट दिया था, पूरे राज्य मतलब पूरे देश को, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तीसरे। अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, राजा खुद ही कठपुतली हो गया था, उसे गुलाम बन के रहना पड़ता। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब शक्तियां जो है वो अलग अलग संस्थाओं में बट बट बांटा जाएगा।
नेशनल असेंबली का काम क्या था? इस पार्टी ने क्या कहा कि अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं रहेगी, चाहे वो राजा हो, मंत्री हो या वो पादरी ही क्यों ना हो, चाहे वो कुलीन वर्ग क्यों ना हो। अब शक्तियां अलग-अलग भागों में बँट जाएगी। मतलब कि देश को देश के अंदर सड़क को ये देखेगा, भोजन को वो देखेगा, काम को वो देखेगा, पानी को वो देखेगा, मतलब काम को अलग-अलग भागों में बाँट दिया। जैसे कि विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। ये तीनों हमारे भारत देश में भी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आगे आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि हमारे भारत की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो इन तीनों भागों में बाँटा गया है। यो एक हाथ में होने के बजाय अलग-अलग संस्थाओं में बँट गया। सन 1751 में क्या हुआ? संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब संविधान देखिए, अब वहाँ पे राजा जो पहले कानून बनाता था, वो राजा के हाथ से निकल के नेशनल असेंबली मतलब एक पार्टी के हाथ में चली गई, जिसमें ज्यादातर कौन लोग थे? तृतीय स्टेट के लोग थे, जिन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। कर लेते हैं नए संविधान के अनुसार। देखिए, अब नए नियम कानून बनने थे, तो उसके अनुसार क्या होना था? तो मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। मतदान बढ़ाने के समय में मैंने आपको बताया था कि मतदान किन-किन लोगों को करना होता था। तो जो सक्रिय लोग थे, बहुत पॉपुलर लोग थे, 25 वर्ष से आयु के उम्र के अधिक लोग थे और जो 3 दिन का टैक्स सरकार को चुका सकते थे, वो लोग थे। इन तीनों लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार था। महिलाएं तो थी ही नहीं इसमें। तो पुरुष थे और ज्यादातर उसमें क्या थे? पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर सरकार को टैक्स चुका सकते थे, उनको वोट देने का अधिकार मिला। महिलाएं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया, जो बाकी के महिला थे। महिला को तो सबको ले लीजिए, किसी भी औरत को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था और बहुत सारे पुरुषों को भी अधिकार नहीं था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब राजा के पास अब कुछ नहीं बचा। लुई 16वां जो था, उसका हाथ अब खाली हो गया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली की तरह काम करता था, क्योंकि जो शक्ति थी वो विधायिका के पास थी, कार्यपालिका के पास थी और न्यायपालिका के पास थी। तो नए संविधान के अनुसार यही सारी चीजें वहां पे हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में जान लीजिए, जैसे में राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या थे। जो पार्टीज थी राजनीति की, उनके अपने अपने मायने थे। जैसे कि 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, महिलाएं और पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों पर प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहां पे लोग अनपढ़ थे, इसलिए वो चीजों को पढ़ नहीं सकते थे। तो फोटो के माध्यम से उन्हें चीजों को समझाया जाता था। टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या है? टूटी हुई जंजीर का मतलब है दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, उनको बांध के रखा जाता था और उनके बांध के रखने के लिए जंजीर, लोहे के बड़े-बड़े जंजीरों का उपयोग किया जाता था। हथकड़ी उनका आजादी का प्रतीक था। देखिए, यहाँ पे जो टूटी हुई जंजीर है, अब टूटी हुई जंजीर का मतलब है दास का आजादी। आप ये मत लिख दीजिएगा कि टूटी हुई जंजीर का मतलब है कि दास को बांधने का, नहीं। दास को बांधने के लिए जिन जंजीरों का उपयोग किया जाता था, उसके टूटने का मतलब है कि दासों को आजादी मिल गई। छड़ों का गट्ठर का क्या मतलब है? अकेले छड़ को आप देख लीजिए, एक अकेला डंडा ले लीजिए, उसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक पूरे डंडे का गट्ठर हो आपके पास, तो क्या आप उसे तोड़ सकते हैं? नहीं। तो वही बताया गया था कि एकता में बल है, यदि हम सब एक साथ मिलके रहेंगे, तो हम बलवान रहेंगे, नहीं तो हमें कोई भी तोड़ के चला जाएगा। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख का क्या मतलब था? तो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक था। मतलब कि जानकारी, इंफॉर्मेशन का प्रतीक था। जैसे सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही त्रिभुज के अंदर जो आंख बना हुआ था, वो यही दर्शाता था कि हमारा ये ज्ञान का प्रतीक है, इंफॉर्मेशन का प्रतीक है, जानकारी का प्रतीक है। राजदंड क्या था? तो शाही सत्ता का प्रतीक था। राजदंड किस चीज का प्रतीक था? शाही सत्ता का, मतलब जो राजा था उसका प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, इस तस्वीर को देखने का क्या मतलब था? समानता का प्रतीक, मतलब एक जगह में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, समान है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अब यही सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आतंक राज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं भी आई डालता हूँ, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आतंक राज क्या है?
सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। मतलब ये 1 साल का जो समय था, इसे आतंक का समय कहा गया है, टेरर का समय कहा गया है। इस समय क्या हुआ, रोबोस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। मतलब लोगों को फांसी देने का, मारने का, जेल में डालने का बहुत ही कठोर नियम थे। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु मिले, चाहे वो कुलीन हो या पादरी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, उनके काम से जो सहमत नहीं होते थे, किसके, नेशनल असेंबली के, जिसके सुप्रियर रोबोस्पियर हुआ करते थे, उसको गिरफ्तार कर लेते थे। अगर किसी ने आवाज उठाया, उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, मार दिया, काट दिया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। मतलब इन लोगों ने आपस में ये ग्रुप बना रखा था, जिसके माध्यम से उन पर मुकदमा चलाया जाता था। अगर वो दोषी पाए गए तो बुलेटिन पर चढ़ाकर सर कलम कर दिया जाता था। बुलेटिन क्या आ गया नया चीज, देखिए बुलेटिन 2 खंभों के बीच में एक ब्लेड लगा हुआ रहता था लोहे का, जो बहुत शार्प हुआ करता था। इसके बीच में इंसानों का गला फंसा के और ब्लेड को छोड़ दिया जाता था, गला इससे सीधा कट के नीचे गिर जाता था। उसे हम बुलेटिन कहते हैं। और बुलेटिन जो है वो डॉक्टर बुलेटिन ने ही बनाया था, इसलिए उस साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका बुलेटिन नाम पड़ गया। बुलेटिन हथियार का भी नाम है और उस बनाने वाले व्यक्ति का भी नाम है। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। देखिए जो किसान जो अनाज उगाते थे, उनको शहर ले जाकर वहां पर जबरदस्ती जो मन होता था उसमें खरीद लेते थे, किसान के हिसाब से नहीं चलते थे। रोबोस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो भी डरने लगे। लेकिन अंत में क्या होता है, बुरा का काम बुरा का मतलब बुरा ही होता है। 1794 में क्या हुआ, वहां का जो न्यायालय था उसने रोबोस्पियर को दोषी ठहराया। अंत में उसका भी बुलेटिन कर दिया गया। जो इतने लोगों का बुलेटिन किया, अंत में वो भी दोषी पाया गया और अंत में उसका भी गला उसी तरह काटा गया जैसे उसने हजारों लोगों का काटा था। तो ये आतंक का राज था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ भी गया कि बुलेटिन किसे कहते हैं, तो बुलेटिन के बारे में जान लेते थे कि बुलेटिन 2 खंभों के बीच लटकते वाली एक मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर बुलेटिन के नाम पर ही पड़ा था। ये सारी चीजें मैंने आपको इसे पहले वाले स्लाइड में ही बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब डायरेक्टरी ने किस प्रकार से फ्रांस पे शासन किया। तो रोबोस्पियर का तो बुलेटिन हो गया, उसका तो गला काट के हटा दिया। इसके पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग से संपन्न लोगों के पास आ गया। मध्यम वर्ग के संपन्न लोग मतलब मध्यम वर्ग में जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके हाथ में आ गया। देखिए उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको हम डायरेक्टरी कहते हैं, नियुक्त किया। मतलब 5 लोगों को चुना। अब ये क्या करते थे, फ्रांस के शासन को देखते थे, लेकिन अक्सर विधान परिषद उनके हितों में टकराव होता रहता था। जैसे हमारे भारत की बात कर लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव होता रहता है, उसी प्रकार जो वहां पे डायरेक्टरी थी उससे और विधान परिषद में टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक स्थिरता का फायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट नाम है ये, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्या किया, 1799 में डायरेक्टरी को ही खत्म कर दिया, कहा कि खत्म हो गया। और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। मतलब देखिए सम्राट से ही सारी हिस्सा शुरू हुआ था और फिर से घूम फिर के सम्राट पे ही बात आ गया। कितना बीच में मार काट, दिस दैट, फलान फलान सब हुआ। अब 1774 से लेके 1804 के बीच में कितनी सारी घटनाएं घटी है। लेकिन लुई 16वें से चीजें शुरू हुई थी। बेचारा लुई 16वां भी मारा गया, उसकी पत्नी भी मारी गई, सबको गुलेटिन कर दिया गया और लास्ट में रोबोस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया गया। फिर जब सत्ता डायरेक्टरी के हाथ में आई तो 1804 तक आते आते ये सब भी खत्म हो गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि 1799 में ये खत्म हुआ। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने तो अपना बहुत सारा नया नियम बना दिया था। तो यहाँ पे लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट ही फिर से सम्राट बन गया, राजा बन गया, सारे नियम कानून को उसने खत्म कर दिया। कर लेते हैं नेपोलियन के बारे में। देखिए उसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कह दिया कि 1804 में क्या, मैं ही राजा हूं, तुम मेरे प्रजा हो। और 1799 में क्या किया उसने, डायरेक्टरी को खत्म कर दिया था। 1804 में कहा अब मैं राजा हूं। उन्होंने क्या किया, पड़ोसी जितने भी यूरोपीय देश थे उनको जीतने के लिए, राजवंशों को दूर करने और उनपर राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया। मतलब अपने जितने भी पड़ोस के देश थे सब पर उसने आक्रमण किया और सबको अपने आप में मिला लिया। और अपने परिवार के उसके जो सदस्य थे, जो नेपोलियन बोनापार्ट के रिश्तेदार थे, उन सभी को वहां का रख रखाव रखने के लिए राजा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। और फिर क्या हुआ
कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के आधुनिककर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि लुई सोलवा ने क्या किया था, लुई सोलवा ने पादरी लोगों को बहुत ज्यादा जमीन दे दिया था। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने सबको बंद किया था कि नहीं, सबको बराबर भागों में बांटो, जो जितना पढ़ा लिखा लोग था उस हिसाब से नौकरी देना शुरू किया। और लेकिन क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू में वो खुद ही पराजित हो गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे पहली बार वो किसी युद्ध में पराजित हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट के बहुत सारे सैनिक मारे गए। हालांकि इसमें हारने का कारण था क्योंकि ठंड इतनी थी और नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात का अंदाजा नहीं था और ठंड के मारे ही सारे उसके सैनिक जो है बर्फ में ही जम गए, मर गए। तो फिर किसी के पास उस तरह के कपड़े नहीं थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट का 1815 में वाटरलू में हार हुई, वो पराजित हुआ। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी। तो जी हाँ, महिलाओं को मतलब कि महिलाओं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज्यादातर महिलाएं क्या है, जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वो सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां इत्यादि भी बेचती थी। ज्यादातर महिला पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन पढ़ने लिखने का मौका किन महिलाओं को मिलता था? कुलीन वर्ग की महिलाओं को, क्योंकि वो धनी परिवार से हुआ करती थी। तो पैसे वाले परिवार के महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिलता था और ये बेचारी जो तृतीय वर्ग के थे, इसको तो काम करने से फुर्सत नहीं मिलता था, घर चलाने से फुर्सत नहीं मिलता था, तो ये कहाँ से पढ़ पाती। इसके बाद क्या किया जाता था, उसकी शादी कर दी जाती थी। महिला अपने परिवार का पालन पोषण करना होता, जिसमें उसको खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में रहकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख-रेख करना, मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी और ये सारी चीजें महिलाओं के लिए थी। लेकिन महिलाओं ने क्रांति किया तो क्यों किया? क्योंकि उनका मान था कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वो भी राजनीति में भाग लेगी, नेता बनेगी, समान अधिकार दो, मत देने का अधिकार दो, वोट देने का अधिकार दो। इसी कारण से महिलाओं ने भी क्या किया? क्रांति किया था और इसके बाद महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। कि महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए, अब महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए थे? तो देखिए, महिलाओं को सुधारने के लिए सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। बताया गया कि सभी लड़कियां जो है वो स्कूल जाएंगी और पढ़ाई करेगी ताकि महिलाओं के जीवन में सुधार आए। पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते थे। ये नहीं कि जबरदस्ती शादी कर दिया और उसे ससुराल भेज दिया, बेचारी पढ़ नहीं पाई, वहाँ पे बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, झाड़ू-पोछा कर रही है। तो वो उसके खिलाफ नहीं जाके उनकी शादी कर सकते थे। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, मतलब कि अब वो बिज़नेस की पढ़ाई कर रही थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे-मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। उन्हें इन सब चीज़ों का छूट मिला। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का जो आंदोलन था वो अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। फ्रांस में जब महिलाओं ने ये आंदोलन किया तो फ्रांस के अलावा कई देशों ने कहा कि भाई महिलाओं का अधिकार यहाँ भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्योंकि कई सारे देशों में महिलाओं को अधिकार नहीं था। और सन 1946 में क्या हुआ, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब 1947 में फ्रांस में जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, उन्हें भी मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ प्राप्त फ्रांस की महिलाओं को मत देने का? तो 1946 में। ये चीजें याद रखिएगा। दास प्रथा के बारे में, दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी वीवीआई रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। देखिए, 17वीं शताब्दी से दास व्यापार की प्रथा शुरू हुई थी, मतलब खरीदना और बेचना। फ्रांसीसी सौदागर जो थे वो बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाते थे और वहां से स्थानीय सरदारों से दास खरीद लेते थे, क्योंकि अफ्रीकन गरीब देश था, वहां पे लोगों को बेचा जाता था, तो वहां से अपने जहाज में दासों को खरीद लेते थे और दासों को हथकड़िया डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। मतलब बिल्कुल ठूस ठास के जहाज में उनको हाथ पैर बांध के बेरिया डाल के बुलाते थे और उन्हें यहाँ पे लाके बगान मालिकों को बेच देते थे, खेती करने वाले किसानों को बेच देते थे। बॉर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते-फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। मतलब ये जो बॉर्दे और नान्ते बंदरगाह था, यहाँ पे दास व्यापार सबसे ज्यादा होता था। इसी कारण से ये एक सिटी में कन्वर्ट हो गया और 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा को ज्यादा निंदा नहीं हुई। देखिए, 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन 18वीं सदी में किसी ने फ्रांस के अंदर दास को बहुत ज्यादा निंदा नहीं किया। मतलब कि
परेशान नहीं किया। परेशान कहने का ये मतलब है किसी ने इसको दूसा नहीं, दूसा का मतलब होता है बेइज्जती करना, नहीं किया, इसलिए ये चीजें और फल फूल रही थी। लेकिन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों से मुक्ति का कानून पारित कर दिया। फ्रांस ने 1794 में ऐसा कानून लाया कि कोई किसी को दास नहीं बनाएगा, कोई किसी को खरीदेगा नहीं। यह कानून एक छोटी सी अवधि के लिए लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। नेपोलियन ने दास प्रथा को वापस फिर से शुरू कर दिया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। 1848 में ही दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि देखिए समझिएगा बात को, यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेपोलियन के बारे में। 1815 में वो क्या हुआ, पराजित हो गया, वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया था। अब वहां से क्या हुआ कि अब उसका शक्ति कम होता गया। 1848 में फाइनली क्या हुआ, दासों की खरीद बिक्री और किसी को जंजीर से या लोहे से बांध के रखना समाप्त हो गया था। तो इसी को हम दास प्रथा का उन्मूलन के नाम से जानते हैं। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, क्रांति में और रोजाना की जिंदगी में क्या अंतर था? तो देखिए 1789 में क्या हुआ, इसके बाद के समय में फ्रांस के जो पुरुष और महिलाएं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन है, बहुत तरह के बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। मतलब जब कानून बने, जब नियम बने, तो नियम ने ये कहा कि अब फ्रांस के अंदर किसी के अंदर सभी जो लोग हैं वो सभी एक समान होंगे। उन्होंने बताया कि अब फ्रांस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी बराबर हैं, सभी एक जैसे हैं, कोई प्रथम स्टेट का नहीं, कोई द्वितीय स्टेट का नहीं, कोई तृतीय स्टेट का नहीं, सभी को समान अधिकार और समानता का अधिकार है। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की तो बाढ़ आ गई, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको तस्वीरों इत्यादियों के माध्यम से ज्यादा चीजें बताई जाती थी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये खबर जो है ये गांव देहात शहर सब जगह पहुंच गई। उनके अंदर फ्रांस की घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। तो ये था क्रांति और रोजाना की जिंदगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की क्या स्थिति थी, समाज में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष हो गया था। जो वहाँ पे राजा थे लुई 16 या उनसे पहले वाले, वो दूसरे देशों के साथ लड़ाइयां कर रहे थे, उनके साथ युद्ध कर रहे थे, इनके लिए उनके पास पैसा था ही नहीं, खाली हो गया था। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार दे दिया इन्होंने, पूरे समाज को 3 भागों में बांट दिया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो ये उस समय क्रांति के समय के समाज की स्थिति है। जीविका संकट था, नौकरी नहीं थी किसी के पास, खेती गृहस्थी नहीं थी, पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, खाने पीने का दिक्कत हो रहा था, मजदूरी जितना लिया जाता था उस हिसाब से उसको पैसे वेतन नहीं दिया जाता था, लोगों की आम जिंदगी परेशानी से कट रही थी। और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सहायता जो कर रहा था फ्रांस, इसके कारण वो खुद ही कर्ज में डूब गया। मतलब कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में इतना कर्ज में आ गया कि इसके यहाँ खुद के देश के अंदर क्रांति हो गई थी। इस तरह से आपने देखा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति, क्लास 9 पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और न्यू सिलेबस के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे ये पार्ट 2 समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबको पसंद आया हो। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन वीडियो आप हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।